Hello everyone. This is today the Hindu newspaper analysis session for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is how can India benefit from neurotechnology? Second issue is related to India-Russia relationship. Third issue is AI could widen the inequalities in Asia Pacific. Fourth issue is what is the India Post Dhruv framework? So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss what is neurotechnology, how can India benefit from neurotechnology. The brain remains humanity's final frontier. In the coming decades, neurotechnology will help to understand shape and functioning of the human brain. कमिंग डिकेड्स में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है न्यूरोटेक्नोलॉजी ब्रेन के फंक्शनिंग एंड इसकी शेपिंग को अंडरस्टैंड करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. व्हाट इज न्यूरोटेक्नोलॉजी? Neurotechnology is a set of emerging technologies that use mechanical tool to talk directly to the brain. न्यूरोटेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का एक सेट है जो कि ब्रेन से डायरेक्ट टॉक करने के लिए मैकेनिकल टूल्स का यूज करती है. इट इंक्लूड्स सिस्टम्स दैट कैन रिकॉर्ड, मॉनिटर और इवन इन्फ्लुएंस न्यूरल एक्टिविटी. न्यूरोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐसे सिस्टम्स इंक्लूड होते हैं जो कि ब्रेन से रिलेटेड सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है एंड न्यूरल एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है. Significance: opening up new ways to understand how the mind works and consequently how it might be repaired or enhanced. न्यूरोटेक्नोलॉजीज कुछ ऐसे न्यू वेज ओपन कर सकती है जिससे ये फाइंड आउट किया जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके कि माइंड कैसे वर्क करता है एंड किस तरह से ब्रेन को रिपेयर किया जा सकता है, एनहांस किया जा सकता है. एप्लीकेशंस: Neurotechnologies has a wide set of application in healthcare to gaming to recreation. न्यूरोटेक्नोलॉजीज का यूज वेरियस सेक्टर्स में किया जा सकता है सच एज हेल्थ केयर टू गेमिंग टू रिक्रिएशन. ड्यू टू एडवांसेस इन न्यूरोसाइंस, AI, engineering and computing, these devices can now sense or stimulate brain signals in real time. बिकॉज प्रेजेंट में न्यूरोसाइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग में जिस तरह से एडवांसमेंट हुआ है, ये डिवाइस जो कि न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए यूज की जा रही हैं, ये ब्रेन के सिग्नल को स्टिमुलेट कर सकते हैं, उन्हें सेंस कर सकते हैं. एट द हार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन इज द ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस. ये जो रेवोल्यूशन हो रहा है, इस रेवोल्यूशन का जो सेंटर है या जो मेन कंपोनेंट है वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है. ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI. व्हाट इज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI? BCI is a technology that blends neuroscience and computing to translate through thought into action. BCI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक टेक्नोलॉजी है जो कि न्यूरोसाइंस के साथ ब्लेंड है एंड न्यूरोसाइंस को कंप्यूटिंग करता है, साथ ही इसको थॉट को ट्रांसलेट करता है और एक्शन में इसको कन्वर्ट करता है. इट मीन्स ये थॉट को एक्शन में ट्रांसलेट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है. वर्किंग मेथड: BCI listens to the brain, decode its signals and can turn them into instructions for a prosthetic to follow. BCI ब्रेन को लिसन करता है, इसके सिग्नल्स को डिकोड करता है एंड इन सभी सिग्नल्स को इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है. BCIs can turn brain signals into digital command that control a computer cursor, a wheelchair or even a robotic arm. BCI ब्रेन सिग्नल्स को टर्न डिजिटल कमांड में टर्न कर सकता है एंड कंप्यूटर के कर्सर, व्हीलचेयर और रोबोटिक आर्म्स को भी कंट्रोल कर सकता है. यूज ए डायग्नोस्टिक: सम डिवाइसेस आर प्योरली डायग्नोस्टिक, हेल्पिंग साइंटिस्ट स्टडी ब्रेन डिसऑर्डर और कॉग्निटिव फंक्शंस. ब्रेन डिसऑर्डर्स को स्टडी करने में भी साइंटिस्ट का ये हेल्प कर सकता है. अदर्स गो फर्दर अराउंड पैरालाइज्ड पेशेंट टू मूव prosthetic limbs or stimulating certain brain regions to treat depression or Parkinson's disease. जिन पर्सन्स को पैरालाइज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, न्यूरो टेक्नोलॉजी प्रोस्थेटिक लिम्स के मूवमेंट में हेल्प कर सकता है, साथ ही ब्रेन के कुछ स्पेशल रीजन्स को स्टिमुलेट करने में हेल्प कर सकता है. डिप्रेशन और पार्किंसन डिसीज को ट्रीट करने में भी ये एक अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. व्हाई डज इंडिया नीड BCI?
नंबर वन, सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिकल डिसीज बर्डन, बिकॉज इंडिया में न्यूरोलॉजिकल डिसीज बर्डन बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि इंडिया को भी बीसीआई की नीड है। इंडिया हैव अ सिग्निफिकेंट न्यूरोलॉजिकल डिसीज बर्डन फ्रॉम स्ट्रोक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज टू पार्किंसंस डिसीज एंड डिप्रेशन। इंडिया में न्यूरोलॉजिकल डिसीज बर्डन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर स्ट्रोक एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज से लेकर पार्किंसन डिसीज एंड डिप्रेशन से रिलेटेड पेशेंट बहुत ज़्यादा है। फॉर दोज लिविंग विद पैरालिसिस, न्यूरोप्रोस्थेटिक्स कुड रीस्टोर मोबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। पर्सन्स जिन्हें पैरालिसिस हो चुका है, उन पर्सन्स के अंदर न्यूरोप्रोस्थेटिक मोबिलिटी को रीस्टोर कर सकता है, कम्युनिकेशन को रीस्टोर कर सकता है। For mental health patient, targeted neural stimulation offer the possibility of reducing long-term dependence on medication. मेंटल हेल्थ फेस कर रहे पर्सन्स के लिए न्यूरो टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज न्यूरल स्टिमुलेशन ये ऑफर करता है एंड लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस ऑन मेडिकेशन को भी रिड्यूस कर सकता है। अपॉर्चुनिटी एक्सटेंड फॉर far beyond healthcare. Neurotechnology should at the intersection of biotechnology, engineering, and AI, sectors where India is rapidly developing global competence. हेल्थ सेक्टर में इसका इम्पोर्टेंस तो है ही, साथ ही बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड एआई सेक्टर में भी न्यूरो टेक्नोलॉजी का इंटरसेक्शन या न्यूरो टेक्नोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। वेयर डज इंडिया स्टैंड टूडे? न्यूरो टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में आज इंडिया कहाँ पर है? इंडिया इज क्रिएटिंग एकेडमिक एंड प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेंथ इन न्यूरो टेक्नोलॉजीज। इंडिया में आज ऐसे एकेडमिक या प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथ किया जा रहा है जहाँ पर न्यूरो टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा सके। IIT कानपुर रिसर्चर्स recently unveiled a BCI based robotic hand that could be useful for stroke patient। रिसेंटली IIT कानपुर के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने BCI बेस्ड रोबोटिक हैंड बनाया है जो कि स्ट्रोक पेशेंट के लिए यूजफुल हो सकता है। द नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर इन मानेसर एंड ब्रेन रिसर्च सेंटर एट IISc बैंगलोर आर लीडिंग रिसर्च सेंटर फॉर न्यूरोसाइंस के कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर सच एज नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर इन मानेसर एंड ब्रेन रिसर्च सेंटर एंड IISc बैंगलोर, ये न्यूरो साइंस में अपने आप को एक इंडिया को एक लीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट आर अदर कंट्रीज डूइंग? द US इज द ग्लोबल लीडर इन न्यूरो टेक्नोलॉजी। न्यूरो टेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में US एक ग्लोबल लीडर है। द चाइना ब्रेन प्रोजेक्ट 2016 to 2030 फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉग्निशन, डेवलपिंग ब्रेन इंस्पायर्ड AI एंड ट्रीटिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। European Union and Chile are pioneering law for BCH and neuro rights. Conclusion: need regulatory support. If there is lack of regulatory support, BCI development and adoption will be third. अगर इंडिया में रेगुलेटरी सपोर्ट नहीं होगा देन BCI के डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन को बेटर तरीके से अचीव नहीं किया जा सकता है। टेक्निकल एंड एथिकल एस्पेक्ट, अ रेगुलेटरी pathway that assesses BCI on technical and ethical aspect, including ensuring data privacy and user autonomy, is of utmost need. A public engagement strategy to discuss the benefit and risk of BCI would help in understanding publicly perception of these technology. BCI के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं, इससे रिलेटेड पब्लिक के अंदर अवेयरनेस हमें पैदा करना होगा। पब्लिक इंगेजमेंट स्ट्रेटजी को हमें इन्हांस करना होगा सो दैट पब्लिक टेक्नोलॉजीज के प्रति जो परसेप्शन बना हुआ है उसको अंडरस्टैंड कर सके। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया रशिया रिलेशंस वाया न्यूज। Recently, the 23rd India-Russia Summit was held in New Delhi. This year is the 25th anniversary of Declaration of Strategic Partnership between India and Russia. The declaration was signed in the year 2000. Recently, इंडिया और रशिया के बिटवीन 23rd समिट न्यू दिल्ली में हुआ है। 2025 में इंडिया और रशिया के बिटवीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 25th एनिवर्सरी के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडिया और रशिया के बिटवीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का डिक्लेरेशन 2000 में किया गया था। सिंस देन 22 एनुअल समिट्स, रेगुलर लीडरशिप लेवल मीटिंग, मिनिस्टर डायलॉग एंड वर्किंग ग्रुप अक्रॉस सेक्टर्स हैव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड द पार्टनरशिप, इंश्योरिंग कंटिन्यूटी एंड डेप्थ। 2000 से लेकर अब तक इंडिया और रशिया के बिटवीन अबाउट 22 एनुअल समिट्स हो चुके हैं।
रेगुलर लीडर लेवल मीटिंग, मिनिस्टर डायलॉग हो चुके हैं। इन सभी समिट्स, मीटिंग्स एंड डायलॉग ने इंडिया और रशिया के बिटवीन पार्टनरशिप को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। It established a qualitatively new framework that elevated bilateral cooperation across political, security, economic, defense and cultural spheres. इन सभी डायलॉग, मीटिंग्स एंड समिट्स की वजह से इंडिया और रशिया के बिटवीन पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, डिफेंस एंड कल्चरल स्फीयर में बायलैटरल कोऑपरेशन एलिवेट हुए हैं। कोर पिलर्स ऑफ इंडिया रशिया पार्टनरशिप। इंडिया रशिया पार्टनरशिप के कोर पिलर्स क्या क्या हैं? नंबर 1, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस। नंबर 2, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। नंबर 3, एनर्जी सिक्योरिटी। नंबर 4, ट्रेड एंड इकोनॉमिक। नंबर 5, कनेक्टिविटी। नंबर 6, enhances टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। नंबर 7, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज। नंबर 1, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस। एनुअल समिट इज एट इट्स सेंटरपीस। इंडिया और रशिया के बिटवीन पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस के सेंटरपीस के तौर पर इन सभी एनुअल समिट्स को देखा जाता है जो इंडिया और रशिया के बिटवीन होते हैं। बियॉन्ड समिट, द बोथ नेशंस कोऑर्डिनेट क्लोजली थ्रू मिनिस्ट्रियल एक्सचेंज, 2+2 डायलॉग एंड forums like UN, G20, ब्रिक्स, SCO, etc. इंडिया और रशिया के बिटवीन समिट्स होते हैं, बट इन समिट्स के बियॉन्ड दोनों कंट्रीज के बिटवीन मिनिस्ट्रियल एक्सचेंज होते हैं, 2+2 डायलॉग होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉरम्स लाइक UN, G20, ब्रिक्स, SCO, इन सभी फॉरम्स में भी दोनों कंट्रीज का पार्टिसिपेशन है। रशिया ऑल्सो बैक इंडियाज बिड फॉर अ परमानेंट सीट ऑन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट टेकिंग करने के लिए इंडिया का एक लॉन्ग टाइम से बिड रहा है। रशिया ने इस बिड को कंप्लीट करने के लिए या इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए ऑलवेज इसका सपोर्ट किया है रशिया ने। नंबर 2, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। रशिया इज इंडिया टॉप मिलिट्री सप्लायर अकाउंटिंग फॉर 36% ऑफ टोटल डिफेंस इम्पोर्ट ड्यूरिंग 2020-24। रशिया इंडिया का टॉप मिलिट्री सप्लायर कंट्री है। 2020 टू 2024 के बिटवीन इंडिया ने जितने भी डिफेंस इंपोर्ट किए हैं उसका 36% इंपोर्ट रशिया से किया है। फॉर एग्जांपल, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, MiG-29 नवल फाइटर एयरक्राफ्ट। इंडिया ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एंड MiG-29 नवल फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज किया है। Defense ties had evolved from a buyer-seller model to joint research, development and production of advanced defense technology. इंडिया और रशिया के बीच जो डिफेंस टाइज है वो बायर एंड सेलर मॉडल से स्टार्ट हुए थे और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज के रिसर्च, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन तक ये पहुँचे हैं। इट मीन्स प्रेजेंट में इंडिया और रशिया दोनों एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का इंडिया और रशिया दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, इससे रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं। कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इंद्र एंड एविया इंद्र। इंडिया और रशिया दोनों ही कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंद्र एंड एविया इंद्र। नंबर 3, एनर्जी सिक्योरिटी। Russia is the largest crude oil supplier to India. It supplies oil to India at a discounted price. रशिया इंडिया का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है। रशिया इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल सप्लाई करता है। सम ऑफ इंडिया लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड एंड प्राइवेट कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन द रशिया फार ईस्ट RFE, इंक्लूडिंग ONGC's इन्वेस्टमेंट इन ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। इंडिया के कुछ लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड एंड प्राइवेट कंपनीज रशिया फार ईस्ट RFE में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ONGC ने रशिया के ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है। प्रोमोट न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट। इंडिया और रशिया दोनों ही न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है वो रशिया की हेल्प से ही इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। Number 4, trade and economic. Bilateral trade between India and Russia reached a record high of $68.7 billion in financial year 2024-2025.
लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया और रसिया के बिटवीन बायलैटरल ट्रेड हाईएस्ट रहा है। यूएसडी 68.7 बिलियन तक ये ट्रेड रीच हुआ। टारगेट $100 बिलियन बाय 2030। ऐसा टारगेट रखा गया है कि इंडिया और रसिया के बिटवीन इस बायलैटरल ट्रेड को 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचाना है। मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया: फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन एंड स्टील। इंडिया से रसिया के लिए जो आइटम्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसमें फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन एंड स्टील इंक्लूड है। 90% trade between Russia and India is conducted in local currency, that is rubles and rupees. इंडिया और रसिया के बीच जो भी ट्रेड किया जाता है, स्पेशली 90% ट्रेड लोकल करेंसीज में किया जाता है, रूबल्स एंड रुपी में। नंबर 5, कनेक्टिविटी। रसिया कैन एनहांस इंडियाज कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया एंड वाइडर यूरेशिया थ्रू प्रोजेक्ट लाइक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, नॉर्थर्न सी रूट एंड चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। रसिया इंडिया की कनेक्टिविटी को सेंट्रल एशिया तक इन्हांस करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एंड वाइडर यूरेशिया तक इंडिया की कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए रसिया के कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सच एज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नॉर्थ ईस्टर्न सी रूट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। ये सभी प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया की सेंट्रल एशिया एंड वाइडर यूरेशिया तक कनेक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं और इसमें हमें रसिया का एक बहुत ही हेल्प चाहिए। नंबर 6, enhances technological capability. In space sector, Russia is assisting India in its first crewed space mission गगनयान। स्पेस सेक्टर में भी रसिया इंडिया का कोऑपरेट कर रहा है। इंडिया का फर्स्ट क्रूड स्पेस मिशन गगनयान ये रसिया की हेल्प से ही प्रिपेयर किया जा रहा है। नंबर 7, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज। Indian cinema attracted a Soviet audience. Russian ballet continues to find fans in India, and yoga enjoy wide popularity across Russia, building long-lasting goodwill. इंडिया का सिनेमा सोवियत ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा है, वहीं रसिया का फिल्म इंडस्ट्री भी कुछ इंडिया में अपने फैंस इंक्रीज कर रहे हैं। इंडिया का योगा रसिया में पॉपुलर हो रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंडिया और रसिया के बीच में लॉन्ग लास्टिंग गुडविल बिल्ड कर रहे हैं। चैलेंजेज इन इंडिया रसिया रिलेशंस। इंडिया और रसिया के बीच रिलेशंस के बिफोर क्या क्या चैलेंजेज हैं? नंबर 1, ट्रेड इम्बैलेंस रिलेटेड चैलेंज। नंबर 2, डिक्लाइन डिफेंस इंपोर्ट। नंबर 3, डाइवर्जिंग जियो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज। नंबर 4, सैंक्शंस बाय USA। नंबर 5, रुपी सरप्लस प्रॉब्लम। नंबर 1, ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रेड बैलेंस फेवर रसिया। इंडियन इंपोर्ट फ्रॉम रसिया USD 63.84 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। एक्सपोर्ट USD 4.88 बिलियन। इंडिया और रसिया के बीच जो भी ट्रेड हो रहा है वो रसिया के फेवर में है। इंडिया ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अबाउट USD 63.84 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया था, वहीं $4.88 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। इंडिया अगर किसी भी कंट्री के साथ इंपोर्ट ज़्यादा करता है तो ये इंडिया के फेवर में नहीं होता है, और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है किसी दूसरे कंट्री के साथ ये इंडिया के फेवर में होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से हमारा करेंसी का वैल्यू इंक्रीज होता है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। नंबर 2, डिक्लाइन इन डिफेंस इंपोर्ट। इट इज मेनली ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडिया आर्म्स इंपोर्ट फ्रॉम कंट्रीज लाइक इजराइल, फ्रांस एंड द US along with indigenization efforts। इंडिया का रसिया के साथ कुछ डिफेंस एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया आर्म्स इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। यही वजह है कि कुछ अदर कंट्रीज के साथ इंडिया ने आर्म्स इंपोर्ट स्टार्ट किया, सच एज इजराइल, फ्रांस, US। साथ ही इंडिया अब आर्म्स को लेकर इंडिजिनाइजेशन फॉलो कर रहा है। हमारे यहाँ पर अब बहुत सारे आर्म्स का प्रोडक्शन किया जाता है। यही वजह है कि रसिया पर कुछ हमारा डिपेंडेंसी डिक्रीज हुआ है। नंबर 3, डाइवर्जिंग जियो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज।
इंडिया यूएस कन्वर्जेंस, कुछ जियो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज डाइवर्ज हो रही हैं, सच एज इंडिया यूएस कन्वर्जेंस, ग्रोइंग रशिया चाइना टाइज, रशिया री अप्रोचमेंट विद पाकिस्तान। ये कुछ जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं जो डाइवर्ज हो रहे हैं। इंडिया यूएस कन्वर्जेंस, इंडिया इज encouragingly aligning with the West, particularly the US. For example, secured relationships such as Quad. इंडिया यूएस कन्वर्जेंस बढ़ रहा है। इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने अलाइनमेंट को इनक्रीज कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए यूएस के साथ अपने अलाइन को इन्हांस कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इंडिया यूएस के साथ सिक्योरिटी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, सच एज क्वाड। Growing Russia-China ties. In 2022, Russia and China announced a no-limit partnership outlining closer political, economic and security engagement. रसिया और चाइना के टाइज भी प्रेजेंट में ग्रो हो रहे हैं। 2022 में रसिया एंड चाइना ने नो लिमिट पार्टनरशिप अनाउंस किया था, जो कि दोनों कंट्रीज के बिटवीन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एंगेजमेंट को शो करता है। रसिया री अप्रोचमेंट विद पाकिस्तान, रसिया और पाकिस्तान के भी यहाँ पर रिलेशंस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, रिसेंट कॉपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड रसिया इंक्लूड्स डिफेंस इनिशिएटिव लाइक जॉइंट काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स एंड नेवल एक्सरसाइज। रिसेंट में इंडिया और रसिया, पाकिस्तान और रसिया के बिटवीन कुछ डिफेंस इनिशिएटिव टेकिंग किए गए, सच एज जॉइंट काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स एंड नवल एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज के बिटवीन किए गए हैं। ये कुछ जियो पॉलिटिकल फैक्टर हैं जिसके लिए इंडिया और रसिया के रसिया के जो रिलेशंस हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। नंबर 4, सैंक्शंस बाय यूएसए। No major military deal with Russia have been concluded by India since the S-400 deal to avoid US sanctions under countering America's adversaries through Sanction Act 2017। इंडिया और रशिया के बिटवीन S-400 डील के बाद कोई मेजर डील नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए किया है इंडिया ने बिकॉज अमेरिका के अंदर एक कार्सा एक्ट है जो कि 2017 का एक्ट है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई अमेरिका का एली कंट्री रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड करता है तो यूएस उन कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर सकता है। इन सभी सैंक्शन से बचने के लिए, इट मीन्स कार्सा एक्ट से बचने के लिए इंडिया ने यूएस के साथ इंपोर्ट थोड़े कम किए हैं। कार्सा अलाउ द imposition of sanctions on countries dealing with three nations, that is रसिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। यूएस का कोई भी एली कंट्री अगर रसिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया के साथ डीलिंग करता है तो यूएस इन कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर सकता है कार्सा एक्ट के अकॉर्डिंग। नंबर 1, रुपी सरप्लस प्रॉब्लम। Trade imbalance has generated financial challenges as billions of Indian rupee have accumulated in special rupee withdrawal account in Indian bank. The Russian foreign minister identified this surplus as a problem, noting Russia's inability to use this fund for international transactions outside the Western financial system. इंडिया और रसिया के बिटवीन रिलेशंस के बिफोर एक स्पेशल रुपी विथड्रॉ अकाउंट भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज ये जो अमाउंट होता है ये रसिया इस अमाउंट को यूज नहीं कर पा रहा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। हाउ इंडिया इज बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद रसिया एंड यूएसए। इंडिया रसिया और यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को कैसे बैलेंस कर रहा है। इंडिया समटाइम्स फाइंड इटसेल्फ एंटेंजल्ड बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ यूएस एंड रसिया। इंडिया कभी कभी अपने आप को यूएस एंड रसिया के इंटरेस्ट के बिटवीन एंटेंजल्ड पाता है। फॉर एग्जाम्पल, US recently imposed tariff on India for purchasing oil from Russia. It accused India for financing Russia's war in Ukraine. रिसेंटली यूएस ने इंडिया के ऊपर कुछ टैरिफ इसलिए इम्पोज किए हैं क्योंकि इंडिया रसिया से कंटिन्यू ऑयल परचेज कर रहा था और यूएस ने ये एक्यूज किया है इंडिया को कि इंडिया रसिया से परचेजिंग करके उसकी जो इकोनॉमी है या उसको फाइनेंस कर रहा है जिसका यूज रसिया यूक्रेन वॉर में कर रहा है।
इंडिया अप्रोच इन डीलिंग विद सच सिचुएशंस, इस तरह की सिचुएशंस को डीलिंग करने के लिए इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं, या इंडिया किस तरह की अप्रोच फॉलो कर रहा है। नंबर ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो कर रहा है। इंडिया फॉलो अ फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच बैलेंसिंग टाइज विद बोथ द यूएसए एंड रसिया। अप्रोच इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड रियलिस्टिक पॉलिसीज। यूएसए और रसिया के साथ अपने टाइज को बैलेंस करने के लिए इंडिया ने फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी फॉलो किया है। और इंडिया का जो ये अप्रोच है ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड रियलिस्टिक पॉलिसीज के बेस पर है। फॉर इंस्टेंस, इन द केस ऑफ रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया abstained from the UNSC resolution which called for condemning the Russian military action against Ukraine। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, यूएनएससी के अंदर रसिया के द्वारा यूक्रेन पर किए गए अटैक के लिए रसिया को कंडेम करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास कराया गया। बट यहाँ पर इंडिया ने वोटिंग नहीं किया। इट मीन्स रसिया के अगेंस्ट यहाँ पर इंडिया ने वोटिंग नहीं किया, इंडिया ने अपने आप को एब्सटेन किया। रिलेशनशिप बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया नेशनल इंटरेस्ट के बेस पर ही कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। डिस्पाइट द इम्पोजिशन ऑफ एडिशनल टैरिफ, इंडिया हैज मेंटेन्ड डीप टाइज विद रसिया। यूएस ने रसिया के ऊपर एडिशनल टैरिफ इम्पोज किए हैं, इसके बाद भी इंडिया ने रसिया के साथ अपने टाइज को डीप करके रखा हुआ है। एट द सेम टाइम, इंडिया इज क्वाइट डिप्लोमेसी इन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म लाइक ब्रिक्स, एससीओ एंड G20 हैज अलाउड इट टू रिमेन अ ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल साउथ एंड कॉम्पिटिंग पावर ब्लॉक। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो अपनी करेंसी रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन कराए टू डील विद सैंक्शंस ऑन रसिया। इंडिया इज प्रोमोटिंग अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म सच एज ट्रेडिंग इन रुपी और रबल्स। वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रसिया पर वेरियस टाइप के सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं, और इंडिया रसिया के साथ डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। यही वजह है कि इंडिया ने एक अल्टरनेटिव पेमेंट के तौर पर रुपी एंड रबल्स में ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। हाउ इंडिया रशिया रिलेशन कैन बी स्ट्रेंथन, इंडिया और रशिया के बीच रिलेशन को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। नंबर वन, एनहांसिंग मल्टी ट्रस्ट। नंबर टू, नीड टू स्ट्रेंथन टायर सेकेंड डिप्लोमेसी। नंबर थ्री, नीड टू डाइवर्सिफाई ट्रेड। नंबर फोर, promoting joint research and co-development. Number five, finalizing free trade agreement with Eurasian Economic Union. Number six, promote cooperation in nuclear energy. Number seven, promoting cooperation in non-traditional areas. Number one, enhancing mutual trust. Both countries need to reinforce mutual trust amid growing apprehensions about Russia, China, and India-US convergence. प्रेजेंट में रसिया का चाइना के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इंडिया और यूएस के कन्वर्जेंस यहाँ पर शो रहे हैं, और एक एप्रीहेंशन यहाँ पर ग्रो हो रहा है। बट इंडिया और रसिया दोनों को अपने म्यूचुअल ट्रस्ट को यहाँ पर री इन्फोर्स करना होगा। नंबर वन, नीड टू स्ट्रेंथनिंग टायर सेकेंड डिप्लोमेसी, स्ट्रेंथनिंग कॉन्टैक्ट विद द न्यू जनरेशन एज वेल एज एकेडमिया एंड स्टेशनिंग इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंस इन द रसिया। न्यू जनरेशन एंड एकेडमिया के कॉन्टैक्ट को हमें स्ट्रेंथन करना होगा। नंबर थ्री, नीड टू डाइवर्सिफाई ट्रेड, दोनों कंट्रीज के बिटवीन ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना होगा। इंडो रशिया ट्रेड शुड एक्सपेंड बियॉन्ड ऑयल, इनकॉर्पोरेटिंग प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल सेक्टर सच एज IT, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। इट विल प्रमोट इंडियाज एक्सपोर्ट टू रशिया। इंडिया को चाहिए कि वो रशिया के साथ अपने जो भी एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करे। और ट्रेडिशनली इंडिया रसिया से ऑयल खरीदता रहा है, बट इंडिया को अब टेक्सटाइल एग्रीकल्चर आइटम्स को रसिया के लिए एक्सपोर्ट करना चाहिए, इससे इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। नंबर फोर, प्रमोटिंग जॉइंट रिसर्च एंड को डेवलपमेंट, दोनों कंट्रीज को जॉइंट रिसर्च एंड को डेवलपमेंट को प्रमोट करना होगा। बिल्डिंग ऑन अ पास्ट सक्सेस लाइक ब्रह्मोस मिसाइल एंड AK-203 राइफल्स, फ्यूचर कोलैबोरेशन शुड फोकस ऑन नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी। इंडिया और रशिया के बीच जॉइंट रिसर्च एंड को डेवलपमेंट किए जाते रहे हैं, और ब्रह्मोस मिसाइल एंड AK-203 राइफल से रिलेटेड भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए गए और सक्सेस रहे हैं।
पास्ट सक्सेस के बेस पर इंडिया और रसिया को फ्यूचर कोलैबोरेशन करने होंगे और नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर फोकस करना होगा। नंबर 5, फाइनलाइजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। रसिया इज अ की मेंबर ऑफ EAEU। इंडिया को यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करना होगा, बिकॉज रसिया भी EAEU का एक की पार्टनर है। नंबर 6, प्रोमोट कॉपरेशन इन न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया और रसिया को न्यूक्लियर एनर्जी में भी कॉपरेशन को इंक्रीज करना होगा। रसिया कैन हेल्प इंडिया इन डेवलपिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इंडिया को अगर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप करना है तो इसमें रसिया हमारी एक इम्पोर्टेंट हेल्प कर सकता है। नंबर 7, प्रोमोटिंग कॉपरेशन इन नॉन ट्रेडिशनल एरियाज लाइक AI, साइबर सिक्योरिटी एटसेट्रा। नॉन ट्रेडिशनल एरियाज में भी दोनों कंट्रीज को एक दूसरे को कोऑपरेट करना होगा, सच एज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में कोऑपरेशन को इन्हांस करना होगा, साइबर सिक्योरिटी में कोऑपरेशन को इन्हांस करना होगा। In this lecture, we will discuss how artificial intelligence widen inequalities in society. Artificial intelligence सोसाइटी में inequalities को कैसे वाइड कर सकता है। Artificial intelligence could widen inequalities through job displacement in low-skilled sectors, exacerbation of a digital divide, the concentration of wealth and power among a small group who control the technology. Artificial intelligence सोसाइटी में inequalities को वाइड कर सकता है। इसके लिए यहाँ पर 3 कंडीशन दी हुई है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोसाइटी में इनइक्वालिटीज को इंक्रीज कर सकता है। नंबर 1, जॉब डिस्प्लेसमेंट इन लो स्किल्ड सेक्टर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लो स्किल्ड सेक्टर में जॉब को डिस्प्लेस कर सकता है एंड डिजिटल डिवाइड को एक्सेसरबेट कर सकता है एंड पावर एंड वेल्थ के कंसंट्रेशन को एक स्मॉल ग्रुप तक लिमिट कर सकता है जो कि टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं। हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड वाइडन इनइक्वालिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से इनइक्वालिटी को वाइडन कर सकता है। नंबर 1, जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड वेज स्टैग्नेशन। नंबर 2, एक्सेसरबेशन ऑफ द डिजिटल डिवाइड। नंबर 3, अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। नंबर 4, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर। नंबर 5, एल्गोरिथमिक बियास। नंबर 6, ग्लोबल इनइक्वालिटी। नंबर 1, जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड वेज स्टैग्नेशन। AI-driven automation poses a significant threat to routine and low-skilled jobs in sectors like manufacturing, customer services, call centers, and data entry. इंडिया के कुछ स्पेशल सेक्टर सच एज मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर केयर एंड डाटा एंट्री, इन सभी सेक्टर्स में लो स्किल्ड जॉब को डिस्प्लेस करने में आर्टिफिशियल ड्राइविंग ऑटोमेशन सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। इट मीन्स इन सभी सेक्टर में जॉब स्किल्ड जॉब की नीड होती है और वर्कर्स के अंदर अगर स्किल नहीं होगा देन AI ड्राइवन ऑटोमेशन सिस्टम को यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर जॉब डिस्प्लेसमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और सोसाइटी के अंदर इस तरह से इनइक्वालिटी इंक्रीज हो सकती है। The World Economic Forum estimate that AI may displace millions of jobs globally, disproportionately affecting the informal workforce, which often lacks social security net and retraining opportunities. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये एस्टिमेट किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलियंस ऑफ जॉब को ग्लोबली डिस्प्लेस कर सकता है। इनफॉर्मल वर्कफोर्स इसकी वजह से अफेक्ट हो सकती है बिकॉज बहुत सारे वर्कर्स हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से वर्क करते हैं और इनका जो जॉब सिक्योरिटी है वो यहाँ पर अफेक्ट हो सकता है आर्टिफिशियल ड्राइवन मॉडल के थ्रू। The jobs created by AI are often high skill, leading to a significant skill mismatch and a potential white-collar recession in some sectors. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हाई स्किल होता है और यही वजह है कि ज़्यादातर सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज अब बढ़ जाएगा और लो स्किल वर्कर्स को वहाँ से डिस्प्लेस किया जाएगा। नंबर 2, एक्सेसरबेशन ऑफ डिजिटल डिवाइड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल डिवाइड को एक्सेसरबेट कर सकता है। द बेनिफिट ऑफ AI आर कंसंट्रेटेड इन रीजन एंड कम्युनिटीज विद एडवांस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी एंड हाई इंटरनेट पेनिट्रेशन।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट कुछ स्पेशल एरियाज, कुछ स्पेशल कम्युनिटीज तक ही कंसंट्रेट हो सकता है, स्पेशली जिन एरियाज में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस है, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, इंटरनेट पेनिट्रेशन हाई है। इन एरियाज तक ही एआई के बेनिफिट कंसंट्रेट हो सकते हैं। रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज विद लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लिटरेसी डीपनिंग द अर्बन रूरल डिवाइड। रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जहाँ पर टेक्नोलॉजी का एक्सेस लिमिटेड है एंड डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़्यादा नहीं है, इन एरियाज में एआई के बेनिफिट नहीं पहुंच सकते और इस तरह से अर्बन एंड रूरल डिवाइड डीप होता है। नंबर 3, अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। While AI can revolutionize education and healthcare through personalized learning and improved diagnostic, its benefits are primarily accessible to those in better equipped urban areas or elite institutions. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में किया जा सकता है और लर्निंग पर्पज के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए इसका यूज आज किया जा रहा है। बट अर्बन एरियाज के एलिट पीपल ही इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। रूरल एरिया या फिर मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर से अभी भी बहुत दूर हैं। वजह यह है कि वहाँ तक अभी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर या इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के लिए एक अनइक्वल एक्सेस इंश्योर कर रहा है। Schools or health centers in underprivileged regions may lack the infrastructure to adopt these technologies, thereby reinforcing existing disparities in access to quality services. Number 4, concentration of wealth and power. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेल्थ एंड पावर का कंसंट्रेट कर सकता है। ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ एआई रिसर्च डेवलपमेंट एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, only a few large corporations and advanced economy can lead the innovation. एआई का एआई रिसर्च का कॉस्ट बहुत हाई होता है। एआई डेवलपमेंट एंड इसके डेवलपमेंट का भी कॉस्ट बहुत हाई होता है। एंड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसका हाई होता है। यही वजह है कि कुछ लार्ज कॉरपोरेशंस एंड एडवांस इकोनॉमीज ही इसके इनोवेशन को लीड कर रहे हैं। दिस लीड टू द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक गेन्स अमंग कैपिटल ओनर्स एंड हाईली स्किल्ड वर्कर्स, इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक गेन, एआई से जो इकोनॉमिक गेन होगा वो कैपिटल ओनर या हाईली स्किल्ड वर्कर्स को ही मिल रहा है और रिच एंड पुअर के बिटवीन गैप भी इंक्रीज हो रहा है। नंबर है एल्गोरिथमिक bias. If AI models trained on biased data, it can perpetuate and amplify existing social prejudices, including caste, gender, and regional discrimination in critical areas such as hiring, planning, and law enforcement. एआई मॉडल्स को अगर ब्याज डाटा के साथ ट्रेन किया जाता है, देन ये सोसाइटी के अंदर पहले से एग्जिस्टिंग प्रीजुडाइज सच एज कास्ट, जेंडर एंड रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, इन सभी को ये बढ़ा सकता है। स्पेशली हायरिंग, लैंडिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट के एरियाज में ये इन डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा सकता है। नंबर 6, ग्लोबल इनक्वालिटी। डेवलपिंग कंट्रीज हैव डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एआई टेक्नोलॉजीज। डेवलपिंग कंट्रीज आज भी फॉरेन एआई टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड है। द यूएन हैज वार्न्ड दैट अनमैनेज्ड एआई कुड लीड टू अ ग्रेट डाइवर्जेंस बिटवीन नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने ये वार्निंग गिवन किया है कि अनमैन्ड एआई जो है वो नेशंस के बिटवीन ग्रेट डाइवर्जेंस को लीड कर सकता है। व्हाट आर मिटिगेटिंग मेजर्स? सोसाइटी के अंदर एआई की वजह से जो इनक्वलिटी इंक्रीज हो रही है, इसके अगेंस्ट क्या क्या मेजर्स टेकिंग किए जा सकते हैं? नंबर 1, इन्वेस्टिंग इन स्किलिंग एंड री स्किलिंग। इन स्किलिंग एंड री स्किलिंग में हमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना होगा। नंबर 2, डेवलपिंग इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस। एआई गवर्नेंस को डेवलप करना होगा। ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड को हमें ब्रिज करना होगा। स्ट्रेंथनिंग सोशल सेफ्टी नेट को स्ट्रेंथन करना होगा। प्रोमोटिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना होगा। Number 1, investing in skilling and re-skilling. Expanding program like the Skill India mission to include AI literacy and vocational training is crucial to prepare the workforce for a new role. वर्कफोर्स को न्यू रोल के लिए प्रिपेयर करने के लिए
इंडिया को चाहिए कि वो स्किल इंडिया मिशन के साथ एआई लिटरेसी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग को इंक्लूड करे। नंबर 2, डेवलपिंग इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस। इंडिया को इंक्लूसिव एआई गवर्नेंस को डेवलप करना होगा। इम्प्लीमेंटिंग रोबस्ट एथिकल फ्रेमवर्क एंड गवर्नेंस गाइडलाइंस दैट इंश्योर फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एआई डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। इंडिया को चाहिए कि वो एआई से रिलेटेड एथिकल फ्रेमवर्क एंड गवर्नेंस गाइडलाइन इम्प्लीमेंट करें। इसके अंदर ये इंश्योर होना चाहिए कि ये फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइन फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इसमें होना चाहिए। नंबर 3, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है उसको ब्रिज करना होगा। ट्रीटिंग डिजिटल infrastructure as a public good and ensuring its affordability and availability in rural and remote areas is essential। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक पब्लिक गुड के तौर पर ट्रीट करना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पीपल को अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिले एंड रूरल एंड रिमोट एरियाज में भी इसकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए। नंबर 4, स्ट्रेंथनिंग सोशल सेफ्टी नेट। एक्सपेंडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फॉर वल्नरेबल इनफॉर्मल वर्कर अफेक्टेड बाय ऑटोमेशन। सोशल सिक्योरिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को वल्नरेबल इनफॉर्मल वर्कर्स जो कि ऑटोमेशन की वजह से अफेक्ट हुए हैं वहां तक एक्सपेंड करना होगा। नंबर 5, प्रोमोटिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना होगा। फोकसिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन एआई एप्लीकेशंस इन पब्लिक वेलफेयर डोमेन्स लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू इंश्योर बेनिफिट रीच मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन। मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन तक एआई के बेनिफिट को इंश्योर करने के लिए एआई एप्लीकेशंस के यूज को पब्लिक वेलफेयर के लिए हमें इन्हांस करना होगा। स्पेशली एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट को हमें बढ़ाना होगा। कंक्लूजन, by taking proactive policy measures, the government can aim for AI for all and ensure that technology progress translate into shared prosperity, preventing a significant widening of inequalities। इंडिया को चाहिए कि वो अपने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को शेयर्ड प्रोस्पेरिटी में ट्रांसलेट करें। इसके थ्रू हम वाइडनिंग हो रही इनइक्वालिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। In this session, we will discuss about Dhruv. Dhruv means Digital Hub for Reference and Unique Virtual Address. Why news? The Department of Post in May proposed a framework called Digital Hub for Reference and Unique Virtual Address. Dhruv. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने मई मंथ में ध्रुव से रिलेटेड फ्रेमवर्क प्रपोज किया। ध्रुव एक ऐसा सिस्टम है जो एवरी पर्सन को एक यूनिक वर्चुअल एड्रेस का आईडी गिवन करेगा। इट would allow for the standardization and sharing of physical address through labels that resemble email address। ध्रुव सभी पीपल को एक फिजिकल एड्रेस की फैसिलिटी अवेलेबल कराएगा जो कि ईमेल एड्रेस की तरह शो होगा। Dhruv will also help with effective governance, inclusive service delivery and enhanced user experience। ध्रुव गवर्नेंस को इफेक्टिव करने में एंड सर्विस डिलीवरी को इंक्लूसिव बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। गवर्नमेंट हैज अमेंडेड पोस्ट ऑफिस एक्ट 2020 थ्रू एनेबल ध्रुव। ध्रुव को एनेबल करने के लिए गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए हैं। DigiPin, a 10-digit alphanumeric PIN code based on location coordinate, has also released। ध्रुव के साथ साथ एक DigiPin भी यहाँ पर रिलीज किया गया है। DigiPin 10-digit alphanumeric PIN code होता है जो कि लोकेशन के बेस पर होता है। What is Dhruv? Dhruv is being proposed as a digital public infrastructure along the line of Aadhaar and UPI। ध्रुव आधार एंड यूपीआई की ही तरह एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर इसको प्रपोज किया गया है। द सर्विस वुड हेल्प लॉजिस्टिक प्लेयर्स लाइक इंडिया पोस्ट एंड ई कॉमर्स एंड गिग प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन एंड उबर टू रिसीव अ लेबल इंस्टेड ऑफ यूजर हैविंग टू फिल आउट एन एड्रेस। ध्रुव सर्विस लॉजिस्टिक प्लेयर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा सच एज इंडिया पोस्ट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, गिग प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजॉन एंड उबर। इन सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। जिस तरह से कस्टमर को बार बार अपना एड्रेस फिल करना होता है
अब कस्टमर को बार बार अपना एड्रेस फिल करने की जरूरत नहीं है। अब ध्रुव के थ्रू ही सारी सर्विस अवेलेबल हो सकती है। डिजिपिन वुड बी एन ओपन सोर्स लोकेशन पिन सिस्टम। एवरी 12 स्क्वायर मीटर ब्लॉक इन इंडिया हैज इट्स ओन यूनिक डिजिपिन। डिजिपिन जो होता है वो ओपन सोर्स लोकेशन पिन सिस्टम होता है और एवरी 12 स्क्वायर किलोमीटर ब्लॉक में इंडिया के अंदर यूनिक डिजिपिन प्रोवाइड कराया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ ध्रुव, ध्रुव का क्या सिग्निफिकेंस होगा? नंबर, अलाउ फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन एंड शेयरिंग ऑफ फिजिकल एड्रेस थ्रू लेबल्स दैट रिजेंबल ईमेल एड्रेस। ध्रुव फिजिकल एड्रेस को स्टैंडर्डाइज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और ईमेल की तरह ही रिजेंबल होगा। नंबर 2, हेल्प इन इफेक्टिव गवर्नेंस, इंक्लूसिव सर्विस डिलीवरी एंड एनहांस यूजर एक्सपीरियंस। इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए, इंक्लूसिव सर्विस डिलीवरी के लिए एंड यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए ध्रुव एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।